अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग जो है वो एक्सप्लेन करेंगे फिजिक्स का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास MCQ नंबर 1 है। कहते हैं कि 2 चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर इन अ वैक्यूम। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात वैक्यूम है। कहते हैं कि इफ़ द स्लैब इज़ प्लेस्ड, अब स्लैब क्या है, स्लैब से मीडियम, यानी कि वो मीडियम प्लेस करने की बात कर रहा है। ठीक है, बिटवीन दैम, देन द फोर्स बिटवीन दैम, ऑप्शन ए इंक्रीजेज, ऑप्शन बी डिक्रीजेज, ऑप्शन सी रिमेन सेम, ऑप्शन डी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल ऑफ स्लैब। तो आप लोगों ने हमेशा अपने जहन में रखना, जब हम लोग मीडियम जो है वो प्लेस्ड करते हैं। अच्छा, मीडियम बेसिकली पहले तो ये बताओ कि मीडियम है क्या। अब मीडियम हमारे पास कोई भी हो, वो हमारे पास एटम से ही मिलकर बना होगा ऑब्वियसली। ठीक है, और वो जो एटम्स होंगे वो उनमें हमारे पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ठीक है, और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली क्या करते हैं, फिर ये फर्दर उसकी जो फोर्सेज होती हैं या इस तरह की चीज़ होती हैं उनको जो है वो डिसरप्ट करते हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि हमारे पास वो उसको ओवरऑल डिक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, सो अगर आपसे कोई भी पूछे कि 2 चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस, अगर और वैक्यूम में हो, और अगर हम लोग उसमें एक मटेरियल जो है वो या एक मीडियम जो है वो इंट्रोड्यूस कर लें, तो हमारे पास उसकी जो फोर्स होगी वो डिक्रीज़ होगी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 2 की बात करते हैं। कहता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस R इज़ F। यहाँ तक तो सिंपल स्टेटमेंट थी। अब आगे कंडीशन बताता है, कहता है इफ द चार्जेस आर डबल्ड। अब दोनों चार्जेस की बात कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर उसने स्पेसिफाई नहीं किया तो दिस मीन्स दैट वो दोनों चार्जेस को डबल कर रहा है। And the separation between two charges is reduced to half, then electrostatic force will be F 4F, option C 16F, option D 64F। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप लोगों ने जो है वो कूलम्बिक फोर्स पढ़ी होगी, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। सिंपल इज़ दैट। अब जस्ट सिंपल आप लोगों ने क्या करना है कि चार्जेस की वैल्यूज पुट करनी है, उसको डबल कर लेना है, 2 पुट करनी है, और नीचे अब R का स्क्वायर होता है। ठीक है, आपने 1/2 का स्केयर भी, अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आर का स्केयर लेना भूल जाते हैं। तो आप लोगों ने जो है वो कोशिश करनी है कि आप लोग कम से कम इस तरह कुछ इजी क्वेश्चन होते हैं उसको बिल्कुल आप आराम और सुकून से करें, और उसको दोबारा से रीचेक करें कि कहीं आपने वो गलत तो नहीं किया। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो मीन्स सॉलिड मार्क्स होते हैं एक किस्म के। सो आप लोगों ने लाजमी जो है वो क्वेश्चन को चेक कर लेना है जो आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पर आते हो, फिर भी उनको। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल आप लोग क्या करोगे, आप लोगों के पास जो है वो मैं जस्ट सिंपल वैल्यूज पुट करता हूँ। चार्जेस पुट करोगे 2 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 2 मल्टीप्लाई 2, अब डिवाइडेड बाई 1/2 का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, अब स्केयर लोगे तो हमारे पास 1/4 आ जाएगा, और ऊपर सिंपल 4 आ जाएगा। 2 × 2 = 4, और नीचे 1/4 आ जाएगा। अब ये नीचे वाला जो 4 ऊपर जाएगा तो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास 4 × 4 = 16F। तो दिस मीन्स दैट हमारे पास जो फोर्स होगी वो 16 टाइम्स इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। FSC लेवल पर भी ये इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने जो है वो सॉल्व किए होंगे। आई थिंक ये एक्सरसाइज में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने इस पर थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक हो क्या, वैसे प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, सिंपल जस्ट वैल्यूज पुट कर। अगर अच्छा कभी कभार वो कहते हैं कि अगर हम लोग एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज़ करते हैं और एक को डिक्रीज़ करते हैं, तो फिर मीन्स डिफरेंट वो केसेस बनाकर आपको दे सकता है। जैसे सिंपल आप लोगों ने वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। MCQ नंबर 3 की बात करते हैं। कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन, ऑप्शन ए टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज्ड, ऑप्शन बी थिकनेस ऑफ प्लेट, ऑप्शन सी पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट्स, ऑप्शन डी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। अब यहाँ पर आप लोग हमेशा ध्यान में रखो, हमारे पास जो कैपेसिटर होता है उसमें हमारे पास 2 प्लेट्स होती हैं। ठीक है, और उन 2 प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर हम उनके डिस्टेंस को जो है वो डिक्रीज़ करते हैं, 2 प्लेट्स के डिस्टेंस को डिक्रीज़ करते हैं, तो हमारे पास ओवरऑल जो है वो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, अगर हम लोग उनके डिस्टेंस को इंक्रीज़ करते हैं तो कैपेसिटेंस हमारे पास क्या होगी, वो डिक्रीज़ होगी। देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, सिंपल ये चीज़ आप लोग को सब ध्यान में रखो। दूसरी बात ये कि अब आपसे वो कभी कभार ये क्वेश्चन भी कर सकता है कि आपको कह सकता है कि हमारे पास जो है वो एक कैपेसिटर था जिसकी दरमियान हम लोगों ने जो है वो सेपरेशन को जो है वो इंक्रीज़ किया,
तो कैपेसिटेंस क्या होगी, तो ऑब्वियसली देयर इज़ इनवर्स रिलेशन, सेपरेशन इंक्रीज़ किया तो कैपेसिटेंस डिक्रीज़ होगी, अगर सेपरेशन डिक्रीज़ करेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होगी। तो ये भी एमसीक्यू आ सकता है, आप लोगों ने इसको भी लाजमी ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ से आपके 2 पॉइंट्स क्लियर हुए। पहली बात है कि हमारे पास वो सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस पर डिपेंड करता है, एंड सेकंड थिंग इज दैट वो इस तरह से भी आप लोगों को एमसीक्यूज़ दे सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4 है, कहते हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आर करेक्ट एक्सेप्ट ऑप्शन ए चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ऑप्शन बी चार्ज इज कंजर्व्ड, ऑप्शन सी नो फील्ड नियर एन आइसोलेटेड चार्ज एट रेस्ट, एंड ऑप्शन डी मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस द बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो यार ये सिंपल आप लोगों की फ़िज़िक्स की जो है वो बिल्कुल पेज 1 पर जो है वो ये चीज़ लिखी हुई है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस में। पहली बात आप लोगों ने हमेशा ध्यान में रखी है कि हमारे पास जो चार्ज होता है ये क्वांटाइज्ड होता है। दूसरी बात ये चार्ज इज़ कंजर्व्ड, ये बात भी ठीक होगी। अब 2 बातें यहाँ से आप लोगों ने सीख ली हैं। अब तीसरी बात जो इसने लिखी है नो फील्ड नियर एन आइसोलेटेड चार्ज एट द रेस्ट। तो यार आप लोग हमेशा अपने जहन में रखो, ठीक है, हमेशा जहन में रखो कि हमारे पास जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो उसके गिर्द हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। रेस्ट पर जब चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही सिर्फ प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जब वो मूव करता है तो हमारे पास वो इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सी में उसने बोला कि फील्ड वो कोई भी जो है वो फील्ड नहीं होती नियर एन आइसोलेटेड चार्ज एट द रेस्ट। तो ये बात बिल्कुल गलत है, जब चार्ज रेस्ट पर होता है तो उसके गिर्द हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। यहाँ से आप लोगों के 4 पॉइंट्स क्लियर हुए। पहली बात तो ये कि हमारे पास चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, दूसरी बात ये वो कंजर्व्ड होता है, तीसरी बात ये अगर वो रेस्ट पर होगा तो उसके गिर्द सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, चौथी बात ये कि अगर वो मूव करेगा तो उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ से 4 पॉइंट्स आप लोगों के क्लियर हो गए। इसको आप लोगों ने फिंगर टिप्स पर याद रखना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज आप लोगों से जो है वो पूछ सकता है, तो अगर आपके ये 4 पॉइंट्स ध्यान में हो तो यू कैन ईजिली सॉल्व एमसीक्यूज जो इनके रिलेटेड आएंगे, ठीक है। तो इनको जो है वो लाजमी आप लोग जहन में रखें। एमसीक्यू नंबर 5 में कहता है इफ़ द लेंथ ऑफ द वायर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डबल्ड देन इट्स रेजिस्टेंस बिकम या इट्स रेजिस्टेंस विल बी ऑप्शन ए 4 टाइम्स, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 2 टाइम्स एंड ऑप्शन डी रिमेन्स अनचेंज्ड। अब जहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स ने जो ऑप्शन डी लगाया हुआ कि अनचेंज्ड, क्यों? हमें पता है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस होती है बेसिकली इट इज़ इक्वल टू आर इज़ इक्वल टू रो एल ओवर ए। उन्होंने बोला कि यार लेंथ भी इंक्रीज़ हो गई है, हो रही है, ये एरिया भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये 2 लिख के इनको कैंसिल करके उन्होंने बोला कि रेजिस्टेंस रिमेन्स अनचेंज्ड या रिमेन रेजिस्टेंस सेम। तो वो बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। आप लोग हमेशा अपने ध्यान में रखो कि जब हम लोग लेंथ को इंक्रीज़ करते हैं, लेंथ को इंक्रीज़ करने से हमारे पास एरिया जो होगा ये हमारे पास डिक्रीज़ होगा, हमेशा डिक्रीज़ होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर ये हो जाएगा कि आप लोग लिखोगे इसे लेंथ इंक्रीज़ हुई 2 डिवाइडेड बाय, अब लेंथ इंक्रीज़ हुई एरिया हाफ हो जाएगा, 1/2 का हम उसको लिखेंगे इस तरह से, ये पता नहीं क्यों नहीं लिख रहा, हाँ 1/2 लिख लिया। अब ये देखें ये 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ओवरऑल हमारे पास टोटल कितना बन जाएगा 4 टाइम्स। वी कैन से दैट अगर हम लोग जो है वो इफ़ द लेंथ ऑफ द वायर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज़ डबल्ड देन रेजिस्टेंस विल बी 4 टाइम्स, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। उसके बाद हम लोग अपने एमसीक्यू नंबर 6 की तरफ जाते हैं। कहते हैं गुल्वानोमीटर इज़ कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर व्हेन वी कनेक्ट। तो आप लोग हमेशा एक चीज़ जहन में रखो, जब हम लोग गुल्वानोमीटर को जो है वो कनेक्ट करते हैं एमीटर के साथ, तो हम लोग जो है वो लो रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं और उसको जो है वो जो रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं उसको हम लोग पैरेलल कनेक्ट करते हैं, ठीक है। लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, सिंपल इज़ दैट। अब यहाँ पर तो ये आ गया। अब एग्ज़ाम में हो सकता है वो आपको वोल्ट मीटर का उसका पूछ ले, तो वो आप लोग खुद बुक से देखोगे और अपने पास ये दोनों पॉइंट्स नोट करोगे और कोशिश करोगे कि ये आपको फिंगर टिप्स पर याद हो, क्योंकि ये एमसीक्यू अक्सर आ जाता है। और अब ये तो एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है कि वो उसे गुल्वानोमीटर जो है वो अच्छा लगता है या वोल्ट मीटर अच्छा लगता है, तो ये मीन्स उसके मूड पर डिपेंड करता है। तो आप लोगों को दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, कि कोई भी फिर वो दे आप इजीली जो है वो उसको सॉल्व कर सको। एमसीक्यू नंबर 7 की बात करते हैं। कहते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल इंक्रीजेज विद टेम्परेचर देन द मटेरियल इज, ऑप्शन ए मेटल्स, ऑप्शन बी इंसुलेटर, ऑप्शन सी है हमारे पास सेमीकंडक्टर्स एंड ऑप्शन डी इज़ इंसुलेटर्स। आप लोग जो है वो हमेशा जो है वो आप लोगों को जहन में रखना चाहिए कि आप लोगों की जो बुक है उसमें आप लोगों को बताया गया कि हमारे पास टेम्परेचर के 2 रिलेशंस हमारे पास ये टेम्परेचर शो करता है रेजिस्टेंस के साथ। समटाइम्स इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस
एंड समटाइम्स इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल द रेजिस्टेंस। अब डायरेक्टली किस वक्त जो है वो एक्ट करता है और इन्वर्सली रिलेशन कब शो करता है, आप लोगों ने बुक में क्लियर कट देखा होगा कि मेटल्स के साथ मीन्स अब हम लोग किसी मेटल का जो है वो रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो ओवरऑल उसकी रेजिस्टेंस हमारे पास इंक्रीज़ होती है। लेकिन आपकी बुक में क्लियर कट ये भी लिखा है कि वो हमारे पास अगर इंसुलेटर्स हो या सेमी कंडक्टर्स हो या सेमी मेटल्स हो तो उसमें टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से हमारे पास उसकी ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होती है वो डिक्रीज़ करती है। ठीक है, तो टेम्परेचर के दो रिलेशंस आ गए। इन केस ऑफ मेटल्स हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी। इन केस ऑफ इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स और सेमी मेटल्स अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस हमारे पास डिक्रीज़ होगी बिकॉज देर इज़ अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर एंड रिलेशन इन केस ऑफ इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड सेमी मेटल्स। अब यहाँ से एग्जाम में लाजमी नहीं है कि आपको वो इसी तरह का क्वेश्चन दे, हो सकता है अब आपकी बुक में जो है वो उन्होंने एग्जांपल्स के तौर पर मेटल्स में कुछ एग्जांपल्स ली हैं, इंसुलेटर्स की भी कुछ एग्जांपल दी हैं। हो सकता है वो आपको यहाँ पर मेटल डायरेक्टली ना दे, मेटल की कोई एग्जांपल लिख ले, इंसुलेटर की कोई एग्जांपल लिख ले, रबर लिख ले, ठीक है, ग्लास लिख ले। तो फिर आप लोग जो है वो वहाँ पर चीज़ों को आप लोगों ने आइडेंटिफाई पहले करना होगा कि कौन सी मेटल है और कौन सी नॉन मेटल है या कौन सी इंसुलेटर्स है। अगर उसने फिर इंक्रीज़ का कहा हो तो फिर आप जो मेटल की एग्जांपल वहाँ पर गिवन हुई तो आप लोग उसको जो है वो चूज़ करोगे। ठीक हो गया। अब अब यहाँ पर आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया कि हमारे पास मेटल्स के केस में टेम्परेचर जो है वो इसका रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो अब सिंपल अगर वो आपसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ MCQs पूछ ले तो आप लोग इंशाल्लाह ईजिली इसको कर सकते हो। अब यहाँ पर इस केस में हमारे पास ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 8 में कहता है एम्पेयर पर वोल्ट इज इक्वल टू ऑप्शन ए रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी कंडक्टेंस, ऑप्शन सी रेजिस्टिविटी एंड ऑप्शन डी नन। आप लोग हमेशा जो है वो जहन में रखो कि हमारे पास जब हम लोग वोल्ट को डिवाइड करते हैं एम्पेयर के साथ या करंट के साथ तो हमारे पास वो क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। या इससे भी सिंपल मैं अगर आपको बताऊँ, आपको पता है कि V इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, आर को सेपरेट कर लो, आपके पास V और I बनता है ना। ठीक है, अब V हमारे पास वोल्ट और I करंट है तो एम्पेयर इसका यूनिट है, तो वो तो चलो हमारे पास रेजिस्टेंस हो गया ना। लेकिन यहाँ पर वो आपसे क्या पूछ रहा है, एम्पेयर पर वोल्ट इज़ इक्वल टू, एम्पेयर पर वोल्ट इक्वल टू मीन्स अब यहाँ पे उसने क्या किया है, स्टेटमेंट में आप देख सकते हो कि इसको उलट कर लिया है। एम्पेयर को वो ऊपर ले गया, इसको हम लोग इलादा उससे लिख लेते हैं, एम्पेयर को ऊपर ले गया और V को नीचे उसने लाया। तो हम लोग यहाँ पे इसको भी जो है वो इन्वर्स कर लेंगे, लाइक हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये भी हमारे पास 1/R बन जाएगा ना। और हमें पता है कि हमारे पास रेजिस्टेंस का जो है वो अपोजिट या उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस का अपोजिट रेजिस्टिविटी। तो इन दिस एंड डैट पे आप लोग बोलोगे कि एम्पेयर पर वोल्ट इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। उसने जस्ट सिंपल उसको उलट किया है। अब यहाँ से आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट, पहली बात तो ये कि आप लोगों को एक फार्मूला पता चला V इक्वल टू आई आर, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है, ये है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ओहम ला है। सेकंड थिंग इज दैट आप लोगों के पास क्या पता चला कि हमारे पास रेजिस्टेंस का फार्मूला यूनिट क्या है और रेजिस्टिविटी क्या है। तीसरी चीज़ आप लोगों को ये पता चले कि हमारे पास रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, रेजिस्टिविटी। अक्सर ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी। तो ये दो पॉइंट्स भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ये भी अक्सर MCQ में आ जाते हैं। हमारे पास MCQ नंबर 9 की बात करता है, कहते हैं कि अ वायर हैविंग अ हाई वैल्यू ऑफ द कंडक्टेंस इज सेड टू बी ऑप्शन ए वेरी गुड कंडक्टर, ऑप्शन बी मॉडरेट गुड कंडक्टर, ऑप्शन सी एन इंसुलेटर, ऑप्शन डी नो स्पेसिफिक क्राइटेरियन अवेलेबल। अगर सिंपल वो कंडक्टेंस की बात करें तो दिस मीन्स दैट कि जिसकी कंडक्टेंस अच्छी होगी हमारे पास मटेरियल एक गुड कंडक्टर होगा, अ वेरी गुड कंडक्टर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक हो गया, सिंपल इज़ दैट। हम लोग MCQ नंबर 10 की बात करते, कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द सुपर कंडक्टर्स इज ऑप्शन ए इनफाइनाइट, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी इनफाइनाइट एंड ऑप्शन डी चेंजेस विद एवरी कंडक्टर। आप लोग जो है वो हमेशा अपने ध्यान में रखो कि जब हम लोग सुपर कंडक्टर्स के टेम्परेचर को क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, तो उसको हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। और जब टेम्परेचर क्रिटिकल होता है तो हमारे पास जो है इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो सडनली जो है वो और वेरी शार्पली जो है वो डिक्रीज़ करती है, और इतनी डिक्रीज़ करती है कि वो 0 तक आ जाती है। तो इस वजह से हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ द सुपर कंडक्टर्स इक्वल टू 0। MCQ नंबर 11 की बात करते हैं, कहते हैं टॉर्क इन द कॉइल कैन बी इंक्रीज्ड बाय ऑप्शन ए
number of turns of coil, option B current and magnetic field, option C area of the coil and option D all of these. तो सिंपल इज दैट आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो टॉर्क होता है इसका आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, टार इज इक्वल टू लाइक वो NAIB लाइक n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स, ए आप लोगों के पास जो है वो और आई जो है वो करंट है, ठीक है, बी आप लोगों के पास मैग्नेटिक फील्ड है और ए आप लोगों के पास एरिया। तो मीन्स ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। सो हम लोग बोलेंगे कि ऑल ऑफ दीज, ठीक है। आप लोगों को ये लाजमी पता हो कि हमारे पास टॉर्क इन द कॉयल कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ कॉयल। अब यहाँ से एक चीज़ तो आपकी ये क्लियर हुई, लेकिन आप लोगों ने एक और पॉइंट भी अपने जहन में रखना है। अब लाजमी नहीं है कि आपको इसी टाइप ऑफ MCQ जो है वो आपको मेन टेस्ट में दे। वो आप लोगों को बोल सकते हैं कि हमारे पास अगर हम लोग किसी कॉयल की नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज़ करें तो हमारे पास टॉर्क क्या होगी, तो टॉर्क B इंक्रीज़ होगी। अगर वो कहते हैं अगर हम लोग करंट को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आप लोगों के पास टॉर्क B इंक्रीज़ होगी, बिकॉज देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स और टॉर्क. There is a direct relation between the number of turns, torque and current. There is a direct relation between the torque and magnetic field B. There is a direct relation between the area of the coil. हमेशा आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक हो गया। और कभी कभार आप वो भी कह सकते हैं कि अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो इंक्रीज़ करें तो टॉर्क पर क्या अफेक्ट आएगा, तो टॉर्क ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगी यार। तो इस टाइप ऑफ MCQ भी, इस तरह के MCQ भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों ने जस्ट मेंटली प्रिपेयर रहना है और इजीली हो जाता है। कॉन्सेप्ट आपको मिल गया है, जस्ट आपने इसको ध्यान में रखना है और उसको बस अप्लाई करना है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 12 में कहते हैं, अ चार्ज Q इज मूविंग विद द वेलोसिटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन द चार्ज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इज, सिंपल इज दैट। हमारे पास तो F इज इक्वल टू होता है इन केस ऑफ दिस, हमारे पास होता है QVB और इसमें हमारे पास साइन ऑफ थीटा होता है, ठीक है। अब साइन ऑफ थीटा है, अब यहाँ पे देखो बात कर रहे हैं पैरेलल की, दिस मीन्स एट यहाँ पर पैरेलल की बात कर रहा है, तो पैरेलल केस में हमारे पास साइन ऑफ 0 हो जाएगा, साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। सो ओवरऑल हमारे पास जब हम लोग QB को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल जो फोर्स होगी वो 0 हो जाएगी। सो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन D इज़ करेक्ट, ठीक हो गया। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है। अब मैक्सिमम, अब यहाँ से अक्सर वो क्वेश्चन करता है कि फोर्स मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी, जब हम लोग उसको किसी चार्ज को मूव करवाएंगे वेलोसिटी V के साथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जब पैरेलल होगी एक दूसरे के साथ वो, तो हमारे पास थीटा 0 होगा, तो ओवरऑल हमारे पास 0 फोर्स होगी। जब वो परपेंडिकुलरली मूव करवाएंगे थीटा हमारे पास 90 होगा, तो मैक्सिमम फोर्स होगी विच इज इक्वल टू QEB, ठीक है। अब यहाँ पर इन केस ऑफ दिस पैरेलल है, थीटा 0 हो जाएगा, साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। सो ओवरऑल हमारे पास जो फोर्स होगी वो 0 हो जाएगी। ऑप्शन D इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 13 है, कहता है कि इन AC मोटर। अब यार यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को फॉर एग्जांपल कोई MCQ नहीं आता और आप लोग उसमें जो है वो गैस लगाना चाहते हो, तो आप लोगों के पास बेस्ट जो इसका तरीका होता है वो आप लोगों के पास होता है एलिमिनेशन मेथड। अब व्हाट इज़ एलिमिनेशन मेथड? एलिमिनेशन मेथड में ये होता है कि आप लोग ऑप्शंस को रिमूव करते जाओ। आप लोगों को जैसे ऑप्शन का लगता है कि यार ये गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता, आप उसको रिमूव करो। अब देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये MCQ नंबर 13 है, कहता है इन AC मोटर, ऑप्शन ए मोशनल EMF जनरेटेड, ऑप्शन बी स्टैटिक EMF जनरेटेड, ऑप्शन सी बोथ ऑफ अबव, ऑप्शन डी नन। अब यहाँ पर आप लोगों को जो है वो सारे ऑप्शन आप कंफ्यूज हो, आपको नहीं लगता कि ये कौन सा ठीक होगा या कौन सा बिल्कुल जो है वो गलत है, तो उस केस में आप लोगों के पास 25% चांस होते हैं कि आप लोग ऐसे MCQ को गलत कर लो, ठीक है। 25% चांस होते हैं कि आप उसको गलत कर लो और 25% चांसेस होते हैं कि आप उसको MCQ को ठीक करो और 75% चांसेस होते हैं कि आप उसको गलत कर लो, ठीक है। 75% चांसेस होते हैं कि आप उसको गलत कर लो। अब जब फॉर एग्जांपल आपने ये MCQ पढ़ा, आपको लगा कि यार ऑप्शन D तो बिल्कुल नहीं आता, इसको रिमूव कर लेते हैं, चलो ऑप्शन D को रिमूव कर लिया। उसके बाद आप कहते हो यार इस तरह हो सकता है कि यार दोनों चीज़ें तो जनरेट नहीं कर सकता AC, इस तरह करते हैं C को भी रिमूव कर लेते हैं, आप C को भी रिमूव कर लो। अब यहाँ पर क्या बच गया अब आपके पास 2 ऑप्शन बच गए, मीन्स अब 50% चांसेस है कि आप MCQ को ठीक कर लो और 50% चांसेस है कि आप उसको गलत कर लो। अब देखो यहाँ से आप लोगों ने देखा है कि आप लोगों ने अपने चांसेस को 25% से इंक्रीज़ किया और 50 तक लेकर आए। अब यहाँ पर आप अगर तुक्का लगाते भी हो तो 50% चांसेस है कि आप उसको ठीक कर लोगे,
ठीक है। अब अपने एमसीक्यू की तरफ आते हैं। कहता है कि इन एसी मोटर मोशनल ईएमएफ जनरेटेड, स्टैटिक ईएमएफ जनरेटेड। आप लोग हमेशा ध्यान में रखें कि हमारे पास एसी मोटर में हमारे पास हमेशा मोशनल ईएमएफ जनरेटेड होती है। जब डीसी की बात करेगा तो स्टैटिक ईएमएफ जनरेटेड। ठीक है, ये बात आप लोगों ने हमेशा अपने ध्यान में बिठा कर रखनी है कि हमारे पास एसी मोटर हमारे पास ये मोशनल ईएमएफ जनरेट करता है और जो डीसी होता है ये स्टैटिक ईएमएफ जनरेट करता है। नेक्स्ट कहता है एमसीक्यू नंबर 14 में आपका मैकेनिकल एनर्जी स्पेंट बाय द एक्सटर्नल एजेंसी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर्ड इन द सेल। दिस रिलेट टू ऑप्शन ए ओहम लॉ, ऑप्शन बी कूलम्स लॉ, ऑप्शन सी लेंज लॉ एंड ऑप्शन डी न्यूटन्स लॉ। तो यार ओहम लॉ का आप सब लोगों को पता है कि इट इज़ V इक्वल टू IR, ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन बी जो है वो कूलम्स लॉ, इट इज़ F इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी को पहले देखो, न्यूटन लॉ की बात करें, न्यूटन लॉ इज समथिंग एल्स यार, उसमें फोर्स की बात होती है, यहाँ पर किधर वो एनर्जी कर रहा है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, सॉरी डी इज़ इनकरेक्ट। अब पीछे लेंस लॉ बचता है, तो लेंस लॉ हमारे पास आप लोगों के पास करेक्ट आंसर है, लेंस लॉ की ये स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और पॉइंट बताता हूँ, आप लोगों ने हमेशा अपने जहन में रखना है कि जब आप लोग जो है वो मैग्नीट्यूड की बात करते हो तो वो फ्रॉडे लॉ होता है। जब भी मैग्नीट्यूड की बात होगी तो आप बोलोगे कि इट्स अ फ्रॉडे लॉ, लेकिन जब आप लोग जो है वो डायरेक्शन की बात करोगे तो वो बेसिकली लेंस लॉ होता है। तो आप लोग इजीली आप कह सकते हो कि फ्रॉडे लॉ हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है और जो दूसरा लॉ होता है लेंस लॉ, वो आपको डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो इन दिस एंड डेट में आप लोग इजीली जो है वो इन फ्रॉडे लॉ और लेंस लॉ को जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 15 में कहता है डिवाइस इन विच द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज स्टैटिकली इंड्यूस्ड। तो हमेशा आप लोग अपने जहन में रखें कि अच्छा ऑप्शन ए में कहता है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी में कहता है जनरेटर, एसी जनरेटर, ऑप्शन सी में अल्टरनेटर एंड ऑप्शन डी में डायनामो। तो वो जो ट्रांसफार्मर होता है वो हमारे पास जो है वो ईएमएफ को स्टैटिकली इंड्यूस करता है। आप लोगों ने हमेशा ध्यान में रखना है कि ट्रांसफार्मर जो है वो ईएमएफ को स्टैटिकली इंड्यूस करता है। और ऊपर ये जो मैंने बताया, एसी हमारे पास मोशनल ईएमएफ जनरेट करता है और डीसी हमारे पास स्टैटिक ईएमएफ जनरेट करता है। ये 2-3 पॉइंट्स जो हैं ये भी आप लोगों के ध्यान में लाजमी होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 16 में कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट इन स्टेप ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर। यार करंट तो हो नहीं सकता, इसको हम लोग पहले ही रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, और हीट भी नहीं हो सकती। पीछे आप लोग पास वोल्टेज और करंट वोल्टेज और पावर रह गया। अब आप लोग हमेशा जहन में रखो कि हमारे पास जब हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर और आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, स्टेप अप आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तब हमारे पास पावर कांस्टेंट होती है। लेकिन अगर वो जस्ट सिंपल ओवरऑल ट्रांसफार्मर की बात करें तो आप लोगों के पास उस केस में फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट होगी। ये 2 पॉइंट्स आप लोगों ने अपने ध्यान में बैठा कर रख लेना है। अब स्टेप डाउन के केस में क्या होगा वो आप लोग खुद देखोगे, और ये आप लोगों के पास 3 पॉइंट्स हो जाएंगे, इनको आप लोग अपने पास लिख के रख लेंगे और इसमें से लाजमी एमसीक्यू आता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 17, पी फैक्टर फॉर द आरएलसी रेजिस्टेंस इज ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी नन। यार हमेशा ध्यान में रखो कि हमारे पास पावर फैक्टर फॉर आरएलसी रेजिस्टेंस हमारे पास होता है वो 1 के इक्वल होता है। अब बेसिकली ये क्वेश्चन हम आप लोगों के पास अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में था, जो कि स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है, उनको बहुत मुश्किल होती है चैप्टर को कवर करने में। तो यार सिंपल इसमें बहुत डी करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग जस्ट इनके पावर फैक्टर्स याद कर लो, जो एसी इन रेजिस्टर, कंडक्टर या इंसुलेटर, इनके पावर फैक्टर, आरएलसी का पावर फैक्टर, और ये मीन से मोटी मोटी जो चीज़ें हैं ना जो आप मीन जस्ट जहन में रख सकते हो, बस वो करो। ज़्यादा डीप जाने की चैप्टर में ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप लोग कंफ्यूज हो गए और एक एमसीक्यू आना है तो उसके लिए बेहतर ये बस छोटी छोटी चीज़ें जो आप लोग जहन में रख सकते हो सिंपल वही रखो। एमसीक्यू आ गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज एक एमसीक्यू से कुछ भी नहीं होता। जस्ट आप लोगों ने इस स्टेज पे क्या करना है, अपने आप को कन्फ्यूज़ नहीं करना। वो सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट्स के, वो अपने आप को कन्फ्यूज़ कर लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 18 की बात करते हैं, कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मोटर इफेक्ट इज ऑप्शन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन बी करंट, ऑप्शन सी वोल्टेज एंड ऑप्शन डी ईएमएफ। अब अगर आप लोगों को जो है वो मोटर इफेक्ट की डेफिनेशन पता हो, मोटर इफेक्ट की डेफिनेशन याद हो, उसमें कहता था कि हमारे पास वन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, तो इट्स कॉन्सिक्वेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब भी हम लोग जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो कंडक्टर को जो है वो लाएंगे तो, या करंट कैरिंग कंडक्टर को लाएंगे किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो हमारे पास एक फ़ोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करता है या
उस पर जो है वो इम्प्लीमेंट होती है, तो वो फोर्स बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से हो रही है। अगर आप लोगों को मोटर इफेक्ट की डेफिनेशन याद है तो आप लोगों ने ईजिली इस MCQ को सॉल्व कर लिया होगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 19 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल बाय विच अ काउंटर EMF इंड्यूस्ड इन इट व्हेन करंट थ्रू द कॉइल चेंजेस। ऑप्शन ए सेल्फ इंडक्टेंस, ऑप्शन बी म्यूचुअल इंडक्टेंस, ऑप्शन सी सीरीज एडिंग इंडक्टेंस। तो यार यहाँ पर आप लोगों के पास मैंने आप लोगों को बताया था कि MCQ का जो की पॉइंट होता है वो MCQ की स्टेटमेंट के अंदर ही होता है। अगर स्टूडेंट्स उसको समझ आए तो आप इजीली जो है MCQ को सॉर्ट आउट कर लेते हो कि इसका ऑप्शन क्या होगा। अब यहाँ पर देखो इन इट, दिस मीन्स दैट अपने आप के अंदर ही, तो सिंपल इज़ दैट वो हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस होती है। बेसिकली हम लोग बोलेंगे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी बुक से सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन, म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन, बाकी जहाँ पर इंडक्टेंस और ये कंडक्टेंस वगैरह इसकी जो टाइप्स हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं लाइक, तो इसको देख लेना। अक्सर यहाँ से MCQ आता है और कोशिश किया करें कि ये जो डेफिनेशंस वाले MCQs होते हैं ना, डेफिनेशंस वाले MCQ, इनको आप लोग मीन्स 100% अपना जो है वो जोर लगाया करें कि कम से कम ये MCQ आपका गलत ना हो एट एनी कॉस्ट। ठीक है, उनको करेक्ट करने की कोशिश किया करें। लास्ट MCQ है बट नॉट द लीस्ट। एम्पेयर सेकंड इज द यूनिट ऑफ, ऑप्शन ए कंडक्टेंस, ऑप्शन बी पावर, ऑप्शन सी एनर्जी एंड ऑप्शन डी चार्ज। अब ऑप्शन ए को अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन ए कंडक्टेंस है, जिसको हम लोग जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं G के साथ, और ये हमारे पास इक्वल होता है 1/r के साथ। अब अगर आप लोगों को R का जो है वो यूनिट आता है तो आप लोग इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो कि हमारे पास कंडक्टेंस बेसिकली इट इज़ एम्पेयर पर सेकंड, या एम्पेयर पर सेकंड नहीं, एम्पेयर सेकंड्स। ठीक है, और आप लोगों को यहाँ से मैं एक और चीज़ बताऊँ कि हमारे पास ये जो G होता है, G विच इज़ लाइक कंडक्टेंस हमने बात की थी, इसको हम लोग एक और चीज़ का नाम भी देते हैं साइमन, SEIMEN। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ये भी MCQ में आपसे पूछ सकता है कि यूनिट ऑफ कंडक्टेंस तो वो साइमन होता है, और 1 साइमन इज इक्वल टू, ये भी पूछ सकता है। तीसरा पॉइंट भी ध्यान में रखें, 1 साइमन इज इक्वल टू एम्पेयर पर सेकंड में कह देता हूँ एम्पेयर सेकंड। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नंबर 20 में। तो ये था आप लोगों का टेस्ट नंबर 3 फिज़िक्स का। इसमें मैंने तो कोशिश की है कि आप लोगों को सारे MCQs है वो क्लियर करवा लूँ, अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की है, लेकिन अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने इस MCQ में देखा होगा कि मैं बहुत डीप नहीं जा रहा। डीप क्यों नहीं जा रहा? डीप इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि जब मैं यहाँ पर न्यू कॉन्सेप्ट्स आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, न्यू चीज़ें हैं, लेकिन उससे आप क्या होगा, कन्फ्यूज़ हो गए, और अभी टाइम नहीं है आपको कन्फ्यूज़ करने का, क्योंकि ये टेस्ट के दिन नज़दीक है, 20-22 दिन है। तो इसमें अगर कन्फ्यूज़ हो गए तो आपको जो चीज़ें आती हैं वो भी आप लोग भूल जाओगे। तो बेहतर यही है कि सुपरफिशली हम लोग चीज़ों को देखें, उनको सॉर्ट आउट करें और आप लोगों के लिए मज़ीद आसानियाँ करें। ठीक है, जब यहाँ पर मैं फर्दर इन चीज़ों की डेप्थ में जाऊँगा तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो बने हुए ऑलरेडी वो भी आप लोगों के वीक हो जाएंगे। सो बस कोशिश करें कि बस सुपरफिशली जो है वो लेकर चलें इन चीज़ों को, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। हम लोग दुआ करेंगे आप लोगों के लिए और विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।